प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को एक कन्वेंशन का ऐलान किया है। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना कन्वेंशन करने जा रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो ऐलान किया है उसमें वो लिखा है उसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है मुल्क में, उसकी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और रेड्स ऑन हाउसेज ऑफ लॉयर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs अगेंस्ट दैम, जो वकला पर रेड्स हो रहे हैं और FIRs का इंदराज हो रहा है, और फिर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन, इस पर गौर किया जाएगा। और प्राइस हाइक जो हुई है इस वक्त मुल्क में, बिजली के बिल और दूसरी महंगाई, उस पर बात की जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल 5 तारीख को इन तमाम उमूर पर गौर करने जा रही है और कमोबेश इसी किस्म का जो एलामिया है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है। वो भी 90 दिन के इंतखाबात के मामले पर काफ़ी कंसर्न दिखाई देते हैं और पाकिस्तान की जो वकला तंजीमें हैं उनकी जानिब से वकला तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया जा रहा है। एक तो प्रोग्राम में इसमें हम बात करते हैं। दूसरा, वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले 48 घंटे का वक्त मांगा था और कहा था कि 48 घंटे के अंदर रिलीफ का ऐलान करेंगे। 48 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया। बिजली के बिलों के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है, कल भी हड़ताल हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कहीं मुकम्मल हड़ताल थी, कहीं जुज़वी हड़ताल थी और आज लोग तवक्को कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली होगी और आज शायद वो अपना रिलीफ का ऐलान करेंगे, लेकिन आज रिलीफ का ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है अभी मुशावरत मुकम्मल ना हुई हो, लेकिन ये भी नहीं बताया कि क्या 1 दिन में या मज़ीद 2 दिन हुकूमत को दरकार हैं इस सिलसिले में लोगों को रिलीफ देने के लिए। कोई तसल्ली भी अभी तक नहीं दी गई। इसहाक डार साहब ने दावा किया है कि जी मैंने तो डॉलर को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर कुछ नादीदा कुव्वतें थी, न जाने कौन था कि जिसने इस डॉलर को मेरे पीछे में बैरून मुल्क गया, अमेरिका गया तो पीछे से डॉलर को जो है वो पर लगा दिए, ये कौन था। तो ये इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है। और इसके अलावा इलेक्शन की तारीख अभी भी एक मुअम्मा बनी हुई है कि किसने देनी है। सदर साहब समझते हैं कि उन्होंने देनी है, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब तारीख दे भी नहीं रहे हैं। उन्होंने मुशावरत के लिए ख़त लिखा, वजारत कानून से राय मांगी, तमाम राय या ख़त का जवाब उनकी जो आइनी और कानूनी मंशा है उसकी मुखालफत में आया है। अब सदर साहब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों में गुफ्तगू करेंगे। हासन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आइन व कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, खुशामदीद। आरफा नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरफा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आप सीनियर तज्ज़ेकार हैं। और सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी तज्ज़ेकार हैं और इंतखाबी उमूर के माहिर हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। पाशा साहब, सबसे पहले तो ये आपका जो है वो मेरे हाथ में है जो ऐलान है 5 तारीख 5 सितंबर के कन्वेंशन का। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द कंट्री। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इस वक्त चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पे आप गौर व फिक्र के लिए बैठ रहे हैं 5 तारीख को कन्वेंशन में? असद साहब, इसमें कोई शुबा नहीं, आप अपने इंट्रो में भी बात कर चुके हैं और वो है इलेक्शन के हवाले से जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू चल रहा है वो हम उसको इस मामले में डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी समझ और सोच के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहे और उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है डिलिमिटेशन की वजह से या व्हाट्सएवर। तो हम चाहते हैं कि इस मामले में कलेक्टिव विजडम लेके तमाम बार काउंसिल्स और तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू आउट द कंट्री उनको हमने बुलाया है और ये कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस। तो उसमें हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे और फिर कोई मुशतरका एलामिया जारी करेंगे और आइंदा का लाए अमल भी तय करेंगे। क्योंकि जब भी जहाँ भी बैठते हैं, आपके किसी शो में बैठते हैं या कहीं और जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि लॉयर्स क्या करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के लॉयर्स से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। एक तहरीक पहले चली थी बहाली अदलिया के लिए और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हुई तो वो कामयाब हुई। उसके बाद एक ऐसा इमेज बन गया लॉयर्स का कि हर जब भी कोई गैर कानूनी या गैर आइनी इकदाम कोई भी हुकूमत उठाती है तो तमाम लोग जो है वो लॉयर्स की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम इसको अपना एक ये समझते हुए कि बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो हमारा फर्ज है कि हम अगर और कुछ नहीं तो कम अज कम कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्शन दे दें, कोई ऐसी राह दिखा दें, क्योंकि अदरवाइज तो मेन स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो अब आप देखें कि 3 हफ्तों में उनका स्टैंस भी चेंज हुआ
वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कह रही थी कि इंतखाबात आगे जाने चाहिए, लंबा होना चाहिए, वो भी आप डिमांड कर रहे हैं कि 90 डेज में होना चाहिए। तो यकीनन उनकी सोच में जो तब्दीली आई है उसकी भी कई वजूहत है, वो भी डिटरमिन करनी है, उनकी तरफ भी देखना है। सही है। पाशा साहब, आप चूंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए और कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, साथ ही साथ आप एक माजी में चलने वाली वकला मूवमेंट का भी हवाला दे रहे हैं, तो क्या आप इंदिया दे रहे हैं कि आप जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वकला मूवमेंट चलाने पर गौर करेंगे? देखिए, सारे ऑप्शंस हम खुले रखेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं अगर कोई राय दूंगा तो ना गैर मुनासिब होगी कि मैं कोई अपनी राय ठोसना चाहता हूं। तमाम जो लीडरशिप है उसको एक छत तले इकट्ठा करने का मकसद यही है कि उनकी राय लेके तो एक कलेक्टिवली एक फैसला करके तो हम आगे चलें। तो मैं इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं कहना चाहता जो ये लगे कि मैं कोई अपनी राय या अपनी सोच जो है वो उन पे नाफज कर रहा हूं या उन पे ठोस रहा हूं। सही है, सही है। आरफा साहबा, मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसका तो पहले से ये मौक़िफ़ हमारे सामने है। जब पंजाब के इंतखाबात का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो वाज़ेह थी कि आइन इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की उस वक्त राय ये थी कि फुल कोर्ट बनाएं और दीगर मामला को पहले सेटल करें। उतना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल भी कह रही है कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और आइन की खिलाफवर्जी हो रही है। तो क्या आप वकला की कोई मूवमेंट चलती हुई आने वाले दिनों में देख रही हैं? शुक्रिया असद साहब। ये कहना तो जी बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ मेरे ख़्याल में 2007 की जो तारीख़ रही है पाकिस्तान में, उसके बाद मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे जो हमारी उस वक्त जो प्लेटफॉर्म्स थे, हमारी जो उस वक्त ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने बहुत एक मौसर रोल अदा किया था, उसमें वकला बिरादरी भी थी और सहाफ़ी बिरादरी भी थी, उनकी भी तंजीमें थी। दे वर वेरी इफ़ेक्टिव। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ी हैं, दोनों के अंदर बहुत सारी डिविजन्स हमें नज़र आई हैं। और उसके बाद वो जो एक 2007 का हाई पॉइंट था ना, कि इकट्ठे हो के एक ऐसी मूवमेंट चलाना जिसके अंदर आप और लोगों को भी इंगेज कर लेते हैं, माशरे को भी इंगेज कर लेते हैं, और आप हुकूमतों को या रियासत को के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, मुझे लगता है कि वो अब इफ़ेक्टिवनेस रही नहीं। जैसे आपने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस आए और उनकी तारीखें गुजर गई और हमारे वकला बिरादरी कुछ नहीं कर पाई, तो मुझे इस वक्त भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, बहुत स्केप्टिसिज्म है। मैं सिर्फ यही दुआ कर सकती हूँ कि आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, और इस दफ़े ये कोई ऐसी आवाज़ उठाएं और ऐसी मौसर आवाज़ उठाएं कि और भी लोग इनके साथ आके खड़े हों। मगर अब ज़रा मुश्किल हो गया है, वक्त और हालात भी बहुत मुश्किल हैं, और हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मुझे लगता है कमज़ोर पड़ चुकी हैं। सही है। हसन पाशा साहब, मजमूई तौर पर आपकी भी राय यह है कि 90 दिन में इलेक्शन, और बाकी वकला तंजीमों की भी राय है, ये इंटरप्रिटेशन जो फिर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये उसको कैसे प्रूव करेगा? या सुप्रीम कोर्ट के पास मामला अगरचे गया हुआ है और ये केस अगर फिक्स होता है तो मजमूई तौर पर जो लीगल फिटर्निटी है उनके जहन में तो ये क्लियर है पॉइंट, इलेक्शन कमीशन के जहन में सिर्फ क्लियर नहीं है। आइन के साथ खड़े हैं और आइन बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के इलेक्शन का ऐलान करना है सदर ने, और 224 आर्टिकल जो है उसमें क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 का बेनिफिट लेना चाहता है कि उसमें क्योंकि अमेंडमेंट हो गई है और उस अमेंडमेंट के बाद सदर मुमलिकत का किरदार वहां से ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रह गया। तो उसमें अगर स्टार्ट में देखें तो वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नथी कर दिया है तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डोमिनेट करता है, वही प्रिवेल करता है ऑर्डिनरी लॉ पे। तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आपस में जब उनका कंपैरिजन किया जाए तो फिर कोई और
राह है ही नहीं महासवाए इसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे। सही है, बिल्कुल सही है बारी साहब। ये तो फिर एक तरह की क्या हमें आने वाले दिनों में तनाव सा दिखाई देता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मजमूई तौर पर लीगल फ्रेटर्निटी ये समझती है कि इलेक्शन तो बहरहाल 90 दिन में ही होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। न सिर्फ इस पे कि 90 दिन के बाद भी हो सकते हैं क्योंकि हल्काबंदियाँ करनी है, बल्कि इस पर भी कि वो समझते हैं कि तारीख देने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है। ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शंस करवाने हैं उसका जो आर्टिकल आइन का है 218, उसके तहत उसने फ्री फेयर ऑनेस्टली इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है पिछले चंद माह से, वो हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारे इलेक्शन के शेड्यूल उन्होंने अनाउंस किए लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। जैसे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे, उसका शेड्यूल दिया, इलेक्शन नहीं करवाए, चंद दिन पहले उनको पोस्टपोन कर दिया। इसी तरह सिंध के जो सेकंड फेज के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे उनकी भी हमारे सामने है। फिर पंजाब के जो इंतखाबात है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने डिफाई किया है। एक जो रियासती अदारा है वो दूसरे रियासती अदारे को सुनने को तैयार नहीं है। तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसीलिए वकला बरादरी जो है वो बाहर आ रही है, क्योंकि चंद माह पहले वकला में भी जो तनाव था मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस तमाम वकला तंजीमें और वकला बहैसियत एक कम्यूनिटी एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं और अनकरीब जो कुछ शवाहद इमर्ज हो रही है, इसके बायस ये भी एक नुक्ता नज़र जन्म ले रहा है कि ये सारा महंगाई और जो बिलों का मसला है और बिलों के ज़रिए गैस और बिजली और पेट्रोल के ज़रिए जो अलीट है उसको जो एग्जम्पशंस दी जा रही हैं, उनको जो मराद दी जा रही हैं, उसकी वजह से सारा मामला जो है वो सारा बोझ जो है टैक्सेशन का, रेवेन्यू का, वो आवाम पे पड़ रहा है। सही है। तो ये नुक्ता नज़र बन रहा है कि जो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है इसको तब्दील किए बगैर, इसकी जो एलीट कैप्चर है उसको मिनिमाइज किए बगैर ये बात आगे नहीं चलेगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो बुनियादी बात यही है जो पाशा साहब कह रहे हैं कि ये सारे जो सिविल सोसाइटी है, वकला तंजीमें हैं, सहाफ़ियों की तंजीमें हैं और इसके अलावा लेबर मूवमेंट है वो भी बहुत एक्टिव हो रही है। इन तमाम जो मुजाहरे हुए हैं पिछले चंद दिनों में, उसमें लेबर तंजीमें भी गो कि इस इशू के ऊपर आ रही हैं, लेकिन वो भी पोलिटिसाइज हो रही हैं। सही। तो मुझे लगता है कि 2007 वाली सिचुएशन गालबन उभर रही है और इससे पहले कि इसमें मजीद टेंशन आए और पाकिस्तान में जो है वो झगड़े हो, कैओस पैदा हो, मेरा अपना ख्याल है सदर मुमलिकत को इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। ये उनका राइट है, उनका राइट ये इलेक्शन कमीशन नहीं ले सकता, क्योंकि ये राइट जैसे पाशा साहब ने अभी कहा है कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो सुप्रीम चीज़ है और जो इलेक्शन एक्ट है वो सुप्रीम नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो इलेक्शन कमीशन को ये सारी जो डिलिमिटेशन का मामला है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और जो केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से पहले जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी जो CCI का जो इजलास किया वो भी मैं समझता हूँ वो इजलास गलत था। उसमें 2 चीफ मिनिस्टर जो थे उनका तो राइट ही नहीं बनता था CCI में जाकर अपनी राय देते। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। ये पाकिस्तान की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसकी फॉल्ट लाइंस को जाहिर कर रहा है। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। आरफा साहब, अब सदर साहब की बात हुई है, सदर आरिफ रफ़ी साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि तभी उनको डेट भी दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 10-12 दिन लिए। 11-12 दिन के बाद जाकर उन्होंने एक ख़त उनकी तरफ से लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, क्या आइए मैं तारीख देना चाहता हूँ तो आकर मेरे साथ मुशावरत का हिस्सा बनिए। उन्होंने इनकार कर दिया मुशावरत का हिस्सा बनने से। फिर सदर साहब को ख्याल आया कि उनको एक राय लेनी चाहिए, फिर उन्होंने वज़ारत कानून को ख़त लिखा, वहाँ से राय आई कि नहीं जी ये तो इलेक्शन कमीशन देगा इसकी तारीख। अब सदर साहब खामोश हैं। आपके ख्याल में वो कन्विंस हो गए हैं, इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि ये मेरा काम नहीं है, या अभी भी तवक्कुआत उनसे बांधी जानी चाहिए कि वो तारीख देंगे इलेक्शन की? देखें, सदर साहब से तवक्कुआत किससे हम तवक्कुआत रखें और किससे ना रखें, मेरे लिए तो आई थिंक सवाल ये है कि देखिए ये कितनी एक बदकिस्मती की बात है असद साहब
कि पाकिस्तान में एक आइन भी है, पाकिस्तान में एक ऑस्टेंसिबली जमहूरियत भी है, पर पता है आपको पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ना, इसके अंदर बहुत से मसाइल हैं मेरे ख्याल में। जो एक मिनिमम पॉसिबल कंडीशन होती है किसी मुल्क को जमहूरी कहने की, वो सिर्फ ये होती है कि उसमें इलेक्शंस हो जाए, बुरे हो जाए अच्छे हो जाए, इलेक्शंस हों तो सही। देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती इस साल ये रही है कि हमने तो जो ये एक कंडीशन हम मीट करते थे ना कि हम इलेक्शंस करवाते थे और बुरे करवाते थे, अब कौन इनकार कर सकता है कि हर इलेक्शन में हमें पहले से ही मालूम होता था किसने जीतना है और क्यों जीतना है, और उसका कई दफे ताल्लुक जो है लोगों की चॉइसेस से नहीं रहा। इस दफे तो वो भी हमसे छीना गया है, पाकिस्तानी लोगों से वो जो हक था, दैट बेयर मिनिमम ऑफ व्हाट मेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेसी, वो छीन लिया गया है और उसके अंदर बहुत से लोग उसके जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन भी, मेरे ख्याल में एक दिन कहीं ना कहीं तो तारीख इसकी लिखी जाएगी कि ये इलेक्शन कमीशन ऐसा था जिसका एक जो आईनी काम है इलेक्शंस करवाने का, वो भी वो करवाने को तैयार नहीं थे। अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो सदर से नहीं मुलाकात कर सकते क्योंकि उनके ख्याल में कानून में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब सदर साहब तारीख देखें, दे भी देंगे तो मसला उससे कैसे हल होगा जब केपी पे और पंजाब के अंदर इतने महीने हो गए हैं, केयर टेकर सेटअप है, वो चले जा रहा है, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। हमारे कितने वकला और जमहूरियत पसंद लोग हैं जिन्होंने हमें आके लेक्चर दिए हैं और बताया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट पूरे मुल्क में बड़ी ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनका फैसला बहुत गलत था वो करने का, उसको असेंबलीज को डिसॉल्व करने का बहुत बुरा था, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। अब उसी तरह की हमें एक्सक्यूजेज ये दे रहे हैं, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इसका ना आइन से ताल्लुक है ना सदर से ताल्लुक है, ये हमारी सियासत ऐसी है। सही है। ये सवाल आपने बड़ा अहम उठाया कि अगर सदर साहब तारीख दे भी दें, हसन पाशा साहब, सदर साहब अगर तारीख दे भी देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? पहले भी तारीखें आई हैं, इसी साल में हमने देखा है, उस पर इंतखाबात तो नहीं हुए, और इंतखाबात जब नहीं हुए तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि अदालतों के तक के ऑर्डर को डिफाई कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा अगर सदर साहब तारीख दे भी देते हैं? क्या इस वजह से हम ये कह दें कि सदर साहब जो है वो तारीख ना दें? ये भी बिल्कुल गलत बात है। सदर साहब को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए और तारीख दे देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो इतने दिन सदर साहब ने ज़ाया किए, पहले मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, हालांकि उनको पता है कि सेक्शन 57 में अमेंडमेंट हो गई है और ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि सदर साहब इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करने के बाद इलेक्शन डेट देंगे। और जब ये ख़त्म हो गई, आपने उस पर सिग्नेचर्स कर दिए, आपको पता है वो एक्ट में तरमीम हो गई है, तो आप फिर उसी सेक्शन, वही जो दफ़ा है, उसकी बुनियाद पे आपके बजाय इसके कि हेड ऑफ द स्टेट आपको बुला रहे हैं, आप आके उनको ये बता दें जी हम ये नहीं, आप नहीं रख सकते, हम कर सकते हैं, यही बताना था ना। और साथ ही जिस तरह मोहतरमा फरमा रही हैं कि आप अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये तो आप साफ सरीहन आप ये बताना चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों का क्या रोल है और क्या सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब को ये जो लेतो लाल से काम ले रहे हैं, कभी वजारत कानून को लिख रहे हैं, कभी ये इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, इनको चाहिए कि अपने जो लीगल सेल है इनका, जो लीगल एडवाइजर है इनके, रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे पूछ के अगर समझते हैं तो फिर ये अनाउंस कर दे। बाल तो अपनी कोर्ट से फेंक देना बाहर, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। अगर ये गो मगो की कैफियत रहेगी और ये वेट करते रहेंगे किसी अच्छे दिन का, अच्छे टाइम का, आपका तो ये तो नामुनासिब है। हाँ सही। आपका पॉइंट क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अमेरिकी सफीर से मिलना नहीं चाहिए था, या उनसे मिले हैं तो फिर सदर से मिलने में भी कोई हर्ज नहीं था, या आप समझते हैं कि मिलना ही नहीं चाहिए था अमेरिकी से? मेरा ख्याल ये है कि सदर साहब को उनसे जरूर मिलना चाहिए था, और फिर उसी दिन अमेरिकी सफीर को मिलने की क्या जरूरत है जी? मुझे ये बता दें, इलेक्शंस आ रहे हैं, कभी उन्होंने अपने इलेक्शन में आपसे किसी से मशावरत की है कि जनाब हमारे मुल्क में अब पिछला इलेक्शन उस पर भी उंगली है, उससे पहले इलेक्शन वहाँ पे भी लोग एतराज़ करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया,
आपने देख अभी डोनाल्ड ट्रंप पे वो सारा वो उसको जो है प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो कहाँ पे है उनके अपने इलेक्शन की सैंक्टिटी? तो ये चीजें सारी देखने वाली हैं। वो कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? और इनको मेरा ख्याल है कि इस मरहले पे नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, राइट सर। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 48 घंटे में रिलीफ देंगे, 2 दिन हो गए इस बात को, यानी 48 घंटे गुजर चुके। क्या निगरान हुकूमत से इस किस्म के रिलीफ की तवक्को रखनी भी चाहिए या नहीं? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत का काम पॉलिसी साजी नहीं है, उनका काम इलेक्शंस करवाना है। तो क्या इतने बड़े रिलीफ की तवक्को उनसे की जा सकती है? और क्या उनको भी ये वादा करना चाहिए था? और अगर वादा किया है तो क्या वो कर पाएंगे? क्या उनके पास ये इख्तियार है कि 300 अरब रुपया अगर चाहिए लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो क्या इस पर वो फैसला कर सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा बारी साहब से और बाकी मेहमानों से इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। सरवर भाई साहब, इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है, अभी ये खबर मौसूल हुई है कि पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो आपने तरक्याती फंड्स मुंजमद किए हैं इसका इंजमात ख़त्म किया जाए और ये अवाम दुश्मन फैसला है। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी आईनी तौर पर दुरुस्त बात कर रही है कि इलेक्शन के दिनों में ये तरक्याती फंड्स मुंजमद नहीं होने चाहिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी जो बातचीत चल रही है यही है कि बहुत सारी हमारी जो सियासी अशराफिया है, जो चीज़ उनको सूट करती है उसके लिए वो एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो चीज़ सूट नहीं करती दूसरी करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारों का ये ख्याल है कि बहुत सारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर रोका जा सकता है और ये पैसे सार्फिन को जो है वो जैसे ये का मामला है या गैस का है उसमें राहत देनी जरूरी है ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसको बचाया जाए। लोगों का जो जिंदा रहना है, जो लोगों की सेहत है, उनकी न्यूट्रिशन है, उनकी बाकी ज़रूरियात हैं, बच्चों को भेजना है स्कूलों में। तो इस तरह बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर जाने वाली हुकूमत ने जाते जाते जिनके ऐलानात किए थे वो अरबों में है और वो SDGs के नाम पर वो प्रोजेक्ट बेसिकली उन MNAs और MPs को दिए गए थे जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। सही है। तो उस हवाले से मैं तो अगर उसमें सर वो ये लें कि अगर वो ये आर्गूमेंट लें कि हम चूंकि लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं तो उनके घरों की तामीर के काम नहीं रुकने चाहिए और उन इलाकों में काम नहीं रुकने चाहिए, तो ये एक्सेप्शन दी जा सकती है पीपल्स पार्टी को? नहीं, देखिए जो जिंदगी और मौत के मसले हैं वहां पर जो एक्सेप्शन है वो तो लोगों की जो शेल्टर है, लोगों की जो सेहत है उसके हवाले से। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं पिछली हुकूमत ने और इस हुकूमत ने भी बहुत सारे पैसे ऐसे तकसीम किए हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ये हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी खास पार्टी को टारगेट करने के लिए बंद किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके अपने हामी लोग हैं उन ठीक है, बिल्कुल सही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, आरफा साहिबा 2 दिन पहले कि हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, लोग मुलाकातें कर रहे हैं रेलिवेंट क्वार्टर से और फिर हम आवाम को 48 घंटे में रिलीफ देंगे। ज़रा पहले सुन लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा क्या है। हमने एक्सरसाइज की है, हमने तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और पॉलिसी ऑप्शंस पे न सिर्फ हमने मल ओवर किया है, वी हैव थॉट अबाउट इट और विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी आल्सो। आरफा साहबा, क्या एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म से या निगरान हुकूमत से ये तवक्को करना भी दुरुस्त होगा या नहीं कि वो एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लें, रिलीफ दें और फैसला करें कि कहाँ से 300 अरब निकालने हैं, कहाँ डालने हैं और लोगों को किस तरह से रिलीफ देना है, या ये उनकी जिम्मेदारी है और वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है उनको पूरा करना चाहिए, या ये तवक्को ही नहीं की जा सकती है एक निगरान हुकूमत से और 3 महीने उनको जैसे तैसे करके गुजारने ही चाहिए?
असद साहब, मेरे ख्याल में हमें दोनों चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। एक ये कि ना तो तवक्को होनी चाहिए, दूसरा ये कि ना एक केयरटेकर सेटअप को इस तरह के बयानात देने चाहिए। मुझे बताएं कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को और उनकी काबीना को इस तरह की गुफ्तगू करने की पब्लिकली। उसके बाद पब्लिकली उन्होंने मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग 1 दिन चली, 2 दिन चली, 3 दिन चली। हम बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। तो देखिए, ऑप्टिक्स भी कोई चीज़ होती है। अब ये ऑब्वियसली इस तरह की जो केयरटेकर कैबिनेट का हम अगर रवैया देखें पिछले 2 हफ्तों में, कॉन्स्टेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो इंटरव्यूज़ और तकरीरें सामने आ रही हैं। आपको याद है पिछली दफ़े किसी निगरां वज़ीर आज़म को इतनी कवरेज मिली हो या उन्होंने चाही हो कि वो मुलाकातें भी हो रही हैं सहाफ़ियों के साथ? तो जब आप ये करते हैं, आप 2 काम कर रहे हैं सर। एक तो ये है कि आप, जैसे आपने कहा कि जी वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, फिर तनकीद बढ़ेगी। जब अगर वो पॉलिसी बनाएंगे तो भी तनकीद होगी, वो नहीं बनाएंगे तो भी तनकीद होगी। और सर दूसरी भी चीज़ इसके साथ है, वो ये है कि इस मुल्क में पिछले 1.5 साल, मिनिमम 1.5 साल में बहुत गैर यकीनी रही है सियासी तौर पे। और उस गैर यकीनी का मेरे ख्याल में हम जैसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि उस गैर यकीनी का बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, असर पड़ा है, जो एक हमारी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हमें नज़र आ रहा है। अब जब एक केयरटेकर वज़ीर आज़म इतने विजिबल हो जाएंगे आते साथ, और वो इंटरव्यूज़ देंगे या वो प्रेस टॉक्स करेंगे, तो जो एक गैर यकीनी है जिसके अंदर बहुत से लोगों का ख्याल है कि इलेक्शंस नहीं होने, ही इज एडिंग टू दैट अनसर्टनिटी राइट नाउ। या तो ऐलान कर दें कि हमने इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में नहीं होंगे, उससे भी आगे होंगे, या जो भी है ना। ईसीपी तारीख का ऐलान कर रहा है और केयरटेकर हुकूमत जो है वो इस तरह के फैसले कर रही है या इंटरव्यू दे रही है, जिससे लग रहा है बड़ा वाज़ेह है ना कि इलेक्शन, आरवा साहबा, उनका तो मौके बाज़ है कि इलेक्शन की तारीख हमने देनी नहीं है। इलेक्शन की तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हमने तो उनको फैसिलिटेट करना है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन का तो हमने जैसे अभी बात कर ली है कि वो तो, उनका तो बिहेवियर ऐसा है कि बिल्कुल उस पर तनकीद होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो तारीख में जब हम एक दफ़े, जब ये लिखी जाएगी इस वक्त की तारीख, तो हम जिक्र करेंगे कि एक ज़िया साहब आए थे, उन्होंने कहा मैं 3 महीने में इलेक्शन करवाऊंगा, पता ही नहीं चला। और उसके बाद ये इलेक्शन कमिश्नर साहब हमें ऐसे मिले जिनका पता ही नहीं चलता, वो कोई इलेक्शन ही नहीं करवाने को तैयार। मगर मुझे आप बताएं कि जब केयरटेकर सेटअप जो है वो इस किस्म के बयानात देंगे और इतने वो विजिबल हो जाएंगे, तो दे आर एडिंग टू दैट अनसर्टनिटी। इससे आपको क्या लगता है कि कोई, आपको याद है पिछली दफे कौन से निगरां वजीर आजम थे जिनको इतनी विजिबिलिटी मिली इन द शॉर्ट 3 months दैट ही वाज इन पावर? अभी तो 15 दिन हुए हैं खैर उन्हें आए हुए, और 15 दिन में जी बिल्कुल, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे आप जो 3-3 महीने रहे हैं, हाँ जी, तो वो तवक्कुआत इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो इतना विजिबल रोल प्ले कर रहे हैं, वो बार बार टीवी पे आ रहे हैं और वो ये तासुर फैला रहे हैं कि ही इज हियर फॉर द लॉन्ग हॉल, एंड दैट इन इटसेल्फ इज नाउ गोइंग टू, आप देखें कि उसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, जो बार बार बात होती है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसे मुल्कों में नहीं आती जहां यही नहीं मालूम कि हुकूमत कौन कर रहा है और कितनी देर के लिए कर रहा है। इलेक्शन कब होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। पाशा साहब, आपका जो ये कॉन्फ्रेंस जो आप करने जा रहे हैं, इसमें आपने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि इन 4 पॉइंट्स पे गौर होगा, उसमें चौथा नुक्ता जो है वो प्राइस हाइक से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, चार्जेस एज वेल एज द पेट्रोल प्राइसेस। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और पेट्रोल प्राइसेस ये भी वकला तंजीमों का सब्जेक्ट है? वकला तंजीमों का सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन वकला साथ साथ इस मुल्क के शहरी भी हैं और इन फैसलों से और इस महंगाई से डायरेक्टली मुतासरीन भी हैं। और हमें, आपको नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, कि क्या कितनी दगरगू सूरत हाल है वकला बिरादरी की भी, कि ऊपर वाले हर बार में 150 छोड़ के नीचे जो है वो कोई मुआशी तौर पे इतनी अच्छी हालत नहीं है। और जाहिर है वो जब हमें मिलते हैं और हमें ये बात करते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, आप देखें इस पे कोई आप अपना रोल प्ले करें, तो इसी वजह से हमने इसको एजेंडा आइटम में रखा
और इसको किसी तौर पे भी आप गैर ज़रूरी तसव्वुर नहीं कर सकते। ये एक डायरेक्टली रिलेटेड है एक शहरी की हैसियत से, ये जो प्राइस हाइक के हवाले से जो बात है। इस पर क्या आप डिमांड करेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट से, और या आपको रिलीफ मांग रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, क्या करेंगे? असद साहब, बात यह है कि हम केयर टेकर से तो कुछ डिमांड नहीं कर सकते। जिस तरह मोहतरमा आरफा साहिबा ने भी फरमाया कि इनके पास तो इख्तियारात ही कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन का इनके पास इख्तियार है कि वो कर पाएंगे। अगर इन्होंने 48 आवर्स में कुछ करने का कहा, चले पॉजिटिवली अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने कहा कि जी कि हम इस पे सोचते हैं, गौर करते हैं और कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए वो जा रहे हैं, हो सकता है अगर कोई रिलीफ दे दे पब्लिक को तो शायद अच्छी बात है। मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पहले हुकूमत में थी या जिन्होंने अब इलेक्शन के बाद हुकूमत में आना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके और उनको मिल के बैठना चाहिए। हमारी तो ये तजवीज़ होगी कि केकर गवर्नमेंट एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करे। बिल्कुल ठीक है, मगर बारी साहब सवाल आपसे भी वही है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ये जो कह रहे हैं कि हम 48 घंटे में एक रिलीफ देंगे, हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं, क्या निगरान हुकूमत से ये क्या इनके मैंडेट में आता है या नहीं आता? सादा सवाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल उनके मैंडेट में नहीं आता, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस सूरत हाल बनती जा रही है। तो मेरी नज़र में इसका सलूशन जो है वो ये हो सकता है कि जो बिलों में इजाफा किया गया है पिछले 1 माह से, उसको सस्पेंड किया जाए और आने वाली हुकूमत के ऊपर इसको छोड़ा जाए, और जो एवरेज बिलिंग होती रही है पिछले 3-4 सालों में, जिन सार्फिन की इलेक्शन जितनी जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के अंदर होने हैं और ये जो मामला है कभी भी नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो आपके रुपया बना रही है। भाई साहब, आप ये कह रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, लेकिन जो मुझे समझ आई है, मैं समझ पाया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इसको इतना इख्तियार उनका नहीं है कि वो मुस्तकिल नौयत को कोई रिलीफ दें, इसको वो पेंड कर दें और आने वाली हुकूमत पे छोड़ दें कि उन्होंने इन जो चार्जेस हैं इसका क्या करना है, और वक्ती तौर पर उनसे जो एवरेज चार्जेस हैं जो पिछले साल में उनकी कंजम्पशन रही है उसके मुताबिक बिल वसूल कर लें। ये एक माकूल तजवीज़ है। देखते हैं अब वो जो प्राइम मिनिस्टर गौर फिक्र कर रहे हैं पिछले 48 घंटे में वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ गए। इसहाक डार साहब ने जो आज अपना एक दुख बयान किया है कि वो तो पूरी पॉलिसी बनाकर आए थे डॉलर को कंट्रोल करने की, कंट्रोल उन्होंने किया भी, लेकिन न जाने फिर कैसे वो 300 पे चला गया। इसहाक डार साहब का ये मसला क्या है, किसने उनके साथ छेड़छाड़ की उनकी पॉलिसी के साथ? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। 16 महीने पहले पीडीएम की हुकूमत आई, मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उनको डॉलर 180 पे मिला, वो रफ्ता रफ्ता 120, 22, 25 पे चला गया चंद माह के अंदर। इसहाक डार साहब बड़ा परेशान थे, लंदन में बैठे थे और वहाँ बैठकर उन्होंने कहा कि ये डॉलर जो है ये 225-30 तो गलत है, ये 200 से नीचे आना चाहिए और मैं इसको लाकर दिखाऊंगा। आरफा साहिबा, क्या ये अपने लिए इसहाक डार साहब इंसाफ मांग रहे हैं और कार्टेल्स बता रहे हैं कि इतने स्ट्रांग हैं कि ये इनकी मर्जी के बगैर, इनकी मंशा के बगैर हो गया और ये कुछ कर भी नहीं पाए? असद साहब, फिर आपने जो सवाल पूछा है उस पर मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, किससे इंसाफ मांग रहे हैं? ये भी सवाल है, किससे मांग रहे हैं? किससे इंसाफ मांग है ना, कि किससे मांग रहे हैं? ये तो आपने कहा है कि मेरे ख्याल में तो अब सर देखें, डार साहब के ऊपर ना तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि इंसान क्या बात कहे, कि
अब डार साहब की जो इकॉनमी है या जिस तरह वो इकॉनमी चलाते हैं उसके ऊपर 2017 में भी बहुत तनकीद हुई थी, मगर फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, इतनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई कि उनको फिर मौका मिल गया ये कहने का कि मैं तो सब कुछ ठीक करके गया था। वो तनकीद जो थी वो बंद हो गई। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने में उन्होंने फिर ये बातें शुरू की। फिर वो टू दी एक्सटेंट कि वो परेशान पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं थे मेरे ज़ाती ख्याल में, वो सिर्फ इसलिए परेशान थे कि हाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। फिर इवेंचुअली वो वापस आ गए और उसके बाद जो उन्होंने मईशत के साथ और इस मुल्क के साथ किया, मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। अब वो किसको कन्विंस करे सर? अब तो आधी उनकी जमात भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करती। देखें, जब वो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के डार साहब आए थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ना एक बहुत उम्मीद थी कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने मिस हैंडल किया है, डार साहब उसको 200 से नीचे ले आएंगे, जो हम हल्के में जा रहे हैं और हमें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, ये ठीक हो जाएगा। बट डार साहब ने भी उन सबको ये प्रूव करके दिखाया कि वो उनकी जो इकॉनमी है वो उतनी ही बुरी है जितनी वो 2013 से 2017 तक रही है। तो अब तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को ही शायद यकीन हो कि इसहाक डार साहब इकॉनमी बेहतर चला सकते हैं, और तो अब किसी को यकीन नहीं रहा। और अगर डार साहब को अभी भी लगता है कि कोई ज्यादती हुई है, उन्होंने इकॉनमी बहुत अच्छी चलाई है, तो आ जाए ना पाकिस्तान वापस, वो जरा हमें एक दो हलकों में फिर के दिखाए ना। हम देखते हैं कि कितना लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं और PMLN के लोग कितना उनके ऊपर यकीन करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो सिर्फ ऑप्टिक्स का भी ख्याल नहीं रखते। जिस दिन हुकूमत खत्म हुई, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं वो लंदन बैठ के चले गए हैं, वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो तो एक दिन भी मुल्क में नहीं रहते। अब जरदारी साहब भी यही है, बिलावल साहब भी यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो खैर अब जेल में है। बट लुक एट दी ऑप्टिक्स कि आप हफ्ता भी नहीं इस मुल्क में गुजारते, आपकी जब टर्म खत्म होती है, यू फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री, और आप वहां से बैठ के अब हमें वो जो है बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो गया, क्या नहीं हुआ। यहाँ आए ना, करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में। इसहाक डार साहब ने कहा है कि अगर दोबारा मौका मिला, वो उन्होंने कहा है अगर दोबारा मौका मिला तो फिर आएंगे और फिर 3-4 साल में इकॉनमी को ठीक करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब मौका मिलेगा तो आएंगे। वैसे जो हैं, अगर मतलब कि उनके पास हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन नहीं होगी तो वो इस मुल्क में नहीं रहेंगे। अब इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आए ना, जरा दो हलकों में घूम फिर के दिखाएं ना, कैंपेन करने निकले ना PMLN के लिए, वो जाएं लाहौर में जो PMLN के हलके हैं, इलेक्शन कैंपेन लड़ें वो PMLN के कैंडिडेट्स के साथ, तो हम माने। ये लंदन से बैठ के अब हमें लेक्चर्स अल्लाह का नाम है ना दें। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चलिए एक दो चीज़ें और मैं पाशा साहब आपके सामने और बारी साहब के सामने रखता हूँ। एक तो ये बता दीजिए सर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आप रह गए हैं, अब कल भी हम बात कर रहे थे, शायद कोई 8-10 वर्किंग डेज रह गए हैं, और उनके सामने ये इलेक्शन से मुतालिक केस भी पड़ा हुआ है, CCI की जो मीटिंग है वो कानूनी है गैर कानूनी है, ये केस भी पड़ा हुआ है, और भी 4-5 उनके पास। आप क्या ये नैब तरमीम के अलावा कोई केस कंक्लूड होता हुआ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अब अगर इसकी समाअत शुरू भी होती है इलेक्शन से मुतालिक, 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक फ़र्ज़ कीजिए, तो ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे और ये मामला जाएगा अगले चीफ जस्टिस की अदालत ही में? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपका तजिया दुरुस्त है। कोई भी केस अभी नहीं फिक्स होगा नया, पुराना ही ज़्यादा वो चलेंगे। जो ख़ास तौर पे नैब तरमीम वाला जो केस है वो करना चाह रहे हैं, और उन्होंने बारहा इस चीज़ का इरादा भी किया कि मैं इसको अगर डिसीजन करके ना गया तो मैं बहुत शर्मिंदा होऊंगा, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। तो बाकी मेरा ख्याल है कि जो केसेस हैं वो अगले चीफ जस्टिस पे छोड़ के जाएंगे। सही है। तो सर, अगर अगले चीफ जस्टिस के पास जाते हैं और वो जाहिर है कुछ दिन लेंगे केस को कंक्लूड करने में, तो फिर भी ये 90 दिन के अंदर तो टाइम ही नहीं बचेगा। इलेक्शन कमीशन तो ये कहेगा कि जनाब आज आपने फैसला दिया है तो हमारे पास तो इलेक्शन शेड्यूल को पूरा करने के लिए भी वक्त नहीं बचा, तो फिर 90 दिन के इम्कानात बाकी रह जाएंगे।
देखिए, वक्त पहले ही बहुत ज़ाया हो चुका है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो केस पहले फिक्स कर देते। ज़रूरी नहीं है कि उस बेंच का वो हिस्सा वो खुद बनते। बेंच की तश्कील इस वक्त तक उन्हीं का इख्तियार है, बाद भी उसकी प्रोसीजर्स को कैरी ऑन करता। तो मामला जो है ये जो 10-15 दिन है सही है, सही है भाई साहब। अब ये ना हो मगर कि अगली अदालत ये फैसला करे कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होगा, पता चले बेंच बनाना कैसे है, किसने बनाना है और किस तरह से होगा, तो फिर उसके बाद ये केसेस लगें तो उसमें तो शायद और टाइम लगे। ये सरवर भाई साहब ये तो हमें लग रहा है रिपीट हो रहा है। पंजाब की जब इलेक्शन का मामला आया था तो काफ़ी दिन तक तारीख नहीं दी गई, फिर हाई कोर्ट के पास चला गया, हाई कोर्ट में समाप्त होती रही, फिर गवर्नर साहब की कोर्ट में बॉल चला गया। होते होते जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया सुनने के बाद कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो तब वो दिन बचे ही नहीं थे कि जो इलेक्शन शेड्यूल को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरकार होते हैं। फिर वो बेयर मिनिमम वाली ऑप्शन पे हम गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो रिपीट हो रहा है, वही होगा दोबारा। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वही जो पंजाब वाली सूरत हाल थी उसको रिपीट किया जाएगा कौमी सतह पर। और लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके नतायज खुदा ना करे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि एक मैसेज लोगों को बार बार दिया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को ये मैसेज दिया जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है। ये कहना भी मैं समझता हूँ कि अजीब लगता है कि हम कहें कि पंजाब वाली सूरत हाल ही पाकिस्तान में होगी, क्योंकि कम से कम हम ये तो कह ही सकते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस को हमें तकरीबन 50 दिन, अभी भी 50 दिन हमारे पास है। 7 नवंबर से तक इलेक्शंस का ऐलान होना चाहिए, शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए और प्रेसिडेंट साहब अपनी टन्योर ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। ये बेहतर है कि हम जो चीज़ें आइन और कानून में लिखी हुई हैं, जो जमहूरियत का तकाजा करती हैं, हम उसके लिए खड़े तो रहें, चाहे हम हार जाएं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम एक गलत चीज़ के आगे झुक जाएं और कहें कि ठीक है जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हमें भैंस बनने से ज़रा पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा और तभी जाके चीज़ें बेहतर। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक आरफा साहबा राय ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क आगे चलेगा और वो तभी होगी जब एक पावरफुल इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन उससे पहले भी तमाम ही पाकिस्तान के इदारे, हुकूमतें सब कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए। आप क्या इस राय से इत्तफाक करती हैं कि शायद इसमें कामयाबी के इम्कानात कम हैं अनटिल अनलेस कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो फिर 5 साल के लिए पॉलिसीज जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे? अच्छा साहब, देखिए मैं ज़ाती तौर पे एक जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती हूँ, तो मेरे ख़्याल में एक जो इलेक्टेड हुकूमत होती है उसी से निज़ाम और मुल्क जो है वो मजबूत होता है। मगर देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना एक जमहूरी सिस्टम से थोड़ी फ़र्क चीज़ है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो फैसले कर रहा है उसको पता है कि वो फैसले कर रहा है वो कैसे इम्प्लीमेंट होने हैं, कैसे नहीं इम्प्लीमेंट होने, उसकी हुकूमत कितनी देर के लिए है, कैसे ख़त्म होनी है, कैसे नई हुकूमत बननी है। हमारे यहाँ मसला क्या है सर? हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हम क्या है। हमारे पास एक आईन है, जैसे सरवर साहब ने कहा, वो तो अब उसके ऊपर तो कोई यकीन ही नहीं रखता, ना कोई उसके अंदर जो बातें हैं वो उस पर हम अमल करवा पाते हैं या करते हैं लोग। वी हैव टू एड्रेस दिस कॉन्ट्रडिक्शन, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं सर। जी, फिर मामला आगे बढ़े। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आरफा नूर साहबा, हसन रजा पाश साहब और सरवर भाई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।